हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों ही एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो किंगडम मोनेरा कैसा है, इसमें जितने भी हैं वो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। जितने भी बैक्टीरिया है वो किसके अंडर आएंगे, किंगडम मोनेरा के अंडर आएंगे। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सोल मेंबर जो है किंगडम मोनेरा का वो बैक्टीरियाज हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट यानी जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में भी, गर्म जगहों पर, डेजर्ट्स में, स्नो में, या फिर समुद्र के अंदर, ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हर कंडीशन में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। और एक्सट्रीम हैबिटेट पे भी ये पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, यानी कि ये अपना जीवन यापन, अगर इनको अपना न्यूट्रिशन चाहिए या फिर कोई और न्यूट्रिशन के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करते हैं, उनके साथ भी रह सकते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये हो गया हैबिटेट के बारे में, आपको समझ आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप्स। तो शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग कैसे डिवाइड किया गया है ये हम देखेंगे। तो बैक्टीरियाज को इस ग्रुप में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप आप देखिए, ये है स्फेरिकल कोकस। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल शेप में, गोल शेप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैक्टीरियाज हैं। ये जो है सिंगल, अगर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे। लेकिन जब यही स्फेरिकल शेप्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। तो ये हो गया पहला जो शेप हो गया हमारा, वो कैसा हो गया, स्फेरिकल कोकस। नेक्स्ट जो है वो होते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं वैसिलस। अगर एक सिंगल रॉड शेप्ड है, जैसे आपको ये दिख रहा है, तो डेट इज कॉल्ड वैसिलस, इसको हम वैसिलस बोलेंगे। लेकिन अगर ये ग्रुप में इस तरीके से प्रेजेंट हैं तो हम इनको वैसिलस नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, वैसिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैसिलाई बोलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो होता है हमारा वो होता है कॉमा शेप्ड। अब आप यहाँ पर शेप से देख रहे हैं कि कॉमा की तरह कुछ दिख रहा है, कॉमा के शेप की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विब्रियम बोलते हैं। अगर एक सिंगल है तो उसको विब्रियम बोलेंगे, और इसका प्लूरल है, अगर बहुत सारे हो जाए इस तरीके के तो हम उनको विब्रियो बोलेंगे। ओके, फोर्थ जो है शेप वो है स्पाइरल शेप्ड। अब आप यहाँ पे देखिए स्पाइरल शेप्ड के दिख रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरिलियम बोलेंगे। ठीक है, स्पाइरिलियम, स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया को स्पाइरिलियम बोलते हैं, और इसका प्लूरल होता है स्पाइरिला। ओके, स्पाइरिला बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही स्ट्रक्चरली बहुत ही सिंपल होते हैं कि प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय है, ज़्यादा इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही बैक्टीरिया इतना सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मींस कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से बनाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरियाज को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे। या फिर दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन अभी तो हमने यही पढ़ा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हिट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रॉफ्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, यानी वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे जीवों पर या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा भी सब डोमेन में डिवाइड है। सब डोमेन का मतलब इसके दो और डोमेन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर। पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होगा हमारा यू बैक्टीरिया। क्या होगा? पहला होगा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होगा यू बैक्टीरिया। हम इसको भी पढ़ेंगे। अब आप जब ये आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना, तो आप एक बार अपना टीजीटी का एग्ज़ाम याद रखिएगा, टीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम याद रखिएगा। जितना भी मैं अब लेक्चर लेने वाली हूँ, आपके जितने भी मैं सीरीज़ इसमें चलाऊँगी, आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा इसी सीरीज़ में से, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम टीजीटी के क्वेश्चंस कराए थे आपके टीजीटी बायोलॉजी में, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डेंटल फार्मूला दिया था और भी छोटे छोटे वन लाइनर्स दिए थे, उसमें से आपके कई सारे क्वेश्चंस आए थे और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए थे उसमें से भी आए थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ताकि ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो गलती आपने उस एग्ज़ाम में की वो गलती आपकी दोबारा रिपीट ना हो। आप होता है ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और उसका हमें कहीं से कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो हमारी वो गलती सुधर जाती है और दोबारा वो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं सिर्फ, मेरा मकसद इतना ही है ये बताने का, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। और इसकी साइज़ क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, माइकोप्लाज्मा वाला, ये आपका इसमें प्राइमरी सुपर टैट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, क्वेश्चन पेपर, आपको ये प्रश्न मिलेगा वहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इसका नाम। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम बताइए तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। और इसका साइज़ भी आप साथ में याद रखेंगे कि ये 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज़ रहता है। ये बहुत छोटा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को तो वैसे भी हम अपनी नेकेड आइज़ यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ तो सकते हैं, याद तो कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उतना ही करना है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, दे आर यूनिसेलुलर, कोनोलियल और फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। दूसरा, ये फिलामेंटस, इस तरीके से फिलामेंट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट रहती है। क्यों बताया? क्योंकि ये आपको पहले ही बता दिया था कि किंगडम मोनेरा के में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स मतलब उनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। जब उनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, उनका न्यूक्लियर मटेरियल सारा फैला पड़ा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि बैक्टीरियाज में प्रोकैरियोटिक जो जितने भी होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, सेल वॉल आप समझते ही हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जो कि पूरे सेल को बाउंड करती है, बांध के रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अब बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल, जैसे कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एनिमल हो गए, सबके अंदर जो सेल वॉल है वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाए और आपको याद रह जाए। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड प्लस शुगर की बनी हुई होगी। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड और शुगर प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन होगी कि सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं बनी होती है। तो ये एक्सेप्शन केस है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप रिलेट कर लीजिए। जब आप ये वाला पढ़ेंगे, किंगडम्स पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। चाहे आप थ्योरी भूल जाइए, चाहे आप कुछ याद रखिए ना रखिए, बस इतना याद रखिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये मोनेरा के अंदर आता है। बाकी आप ज़्यादा याद नहीं रखेंगे तब भी आपका काम चलेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है क्योंकि यहीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगला देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी हम मोनेरा पढ़ रहे हैं तो मोनेरा में ऑब्वियसली सी बात है कि हम प्रोकैरियोटिक सेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बाउंडेड नहीं है, वो फैला हुआ है उनकी बॉडी में, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। दूसरा जो है राइबोसोम। राइबोसोम किस तरीके के पाए जाते हैं, इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो है 70S टाइप के पाए जाते हैं। अभी टीजीटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कई इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न में ना 70S राइबोसोम लगा के आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 70S राइबोसोम लगा कर आए हैं। उसने आप लोग ना क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कई बार उसमें नहीं पूछा जाता है, आप वो नहीं को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से। आप वो नहीं भूल जाते हैं और आप ये है याद रखते हैं। तो बच्चों ने वही किया, वो 70S लगा के आ गए, जबकि उसका आंसर क्या था, सेंट्रियोल था उसका आंसर। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उसमें जो नहीं वाला शब्द होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कि नहीं पाया जाता है, तो उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। उस नहीं पर तो बिल्कुल फोकस कर लीजिए। आप उसे जल्दबाजी में ये मत कीजिए कि भाई ये 4 ऑप्शन है, ये कुछ ऑड सा लग रहा है, यही होगा, तो ये मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है, अगला देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल टाइप। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं सब में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल टाइप का होगा। रिप्रोडक्शन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अ मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया का, उसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ये आपको पहले भी बता दिया, सबसे पहला पॉइंट था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, वही है अ मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ये सॉरी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। जब ये प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं और इनके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस वैसे ही एब्सेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, अगला देखो स्लाइड में क्या बोलता है। अब हम बात कर रहे थे डोमेन की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किंगडम मोनेरा के अंदर भी सब डोमेन है। तो सब डोमेन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया से देखो अभी आपको बताऊंगी मैं, चलो पढ़ो पहले बताते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का जो हैबिटेट है, सबसे पहले जानेंगे आर्कीबैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है। आर्कीबैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में पाया जाता है, मतलब बुरे से बुरी कंडीशन में भी आर्कीबैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा आपका। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है, कितना भी सॉल्टी एरिया हो आर्कीबैक्टीरिया आपका ग्रो करेगा। जब आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। ये टर्म आप याद रखिएगा। अगला है हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। अगर हॉट स्प्रिंग्स में आर्कीबैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेंगे। और मार्शी एरियाज में अगर आर्कीबैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो मिथेनोजीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथेनोजीन्स बोलेंगे। अब मिथेनोजीन्स से आपको याद आएगा कि भैया टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया का नाम पूछा गया था, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया भी था, साइनोबैक्टीरिया भी था और कुछ 2 ऑप्शन और दे रखे थे, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें भी क्या किया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में कंफ्यूज हो गए। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप कभी कंफ्यूज होंगे, आपको याद रहेगा ना कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो मेथेनोजीन्स होते हैं, यानी ये मीथेन गैस को डेवलप करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। तो जिन बच्चों का वहाँ पर गलत हो गया था उनका कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया है। आगे से आप ये कंफ्यूजन अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मेथेनोजीन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे मतलब ये हुआ मिथेनोजीन्स यानी कि आर्कीबैक्टीरिया की बात हो रही है। ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये कुछ एनिमल्स के थ्रोट में, गट में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काउ, बफेलोज। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारा गोबर है, बहुत सारा गोबर आपने इकट्ठा कर लिया और उसको बंद कर दिया कहीं पर। जब आप बंद कर देते हैं तो उसको ना ऑक्सीजन मिल रही है ना कुछ और मिल रहा है, तो ऐसी ना लाइट मिल रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गैस डेवलप होगी। वो कौन सी गैस डेवलप होगी, मीथेन गैस डेवलप होगी। मीथेन गैस डेवलप होगी, उसको डेवलप कौन करेगा, यही आर्कीबैक्टीरिया करेंगे, क्योंकि ऐसी हार्श कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया ही ग्रो कर रहे हैं। ये आपको बताया। तो ये आर्कीबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, मिथेनोजीन्स भी बोलते हैं। मिथेनोजीन्स जो होते हैं वो कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे क्या होता है, काउ डंग, जो काउ का गोबर होता है उसके थ्रू भी मीथेन गैस जो होती है उसका प्रोडक्शन होता है, बायोगैस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये जो है, आपको मैंने क्या बताया था अभी, सेल वॉल बैक्टीरिया में कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है। इसको याद रखिएगा कि आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन इस सेल वॉल में क्या है, आपका एक लेयर प्रेजेंट होती है, अपर लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे ये सेल हो गए, सॉरी इसको सही करते हैं, जैसे ये आपके सेल हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल हैं और यहाँ पर एक अपर लेयर प्रेजेंट है। इस लेयर को क्या बोलेंगे, एस लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस लेयर बोलेंगे। ये जो होती है ये प्रोटीन
और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये फ़र्क समझ में आ गया आपको कि बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन यानी अमीनो एसिड प्लस शुगर की बनी हुई होती है, लेकिन यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और इसको क्या बोलते हैं? एस लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आर्की बैक्टीरिया पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आर्की बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो टोटली बेस्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। क्यों कहते हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं। Include several subgroups like cyanobacteria, mycoplasma, actinomycetes, rickettsia, chlamydomonas। अब यू बैक्टीरिया के अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लामाइडोमोनाज ये सभी आते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। अगर आपसे कोई पूछे कि इस धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया कौन सा डेवलप हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ था। ठीक है, तो चाहे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहिए या साइनोबैक्टीरिया कहिए, दोनों बात एक ही है, दोनों ही सेम है। तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा क्या होता है? दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना भी खुद से बनाते हैं। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में आया है, आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आंसर आपको यही मिला। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब खाना खुद से बना रहे हैं तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जैसा कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक वैसा ही साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ये होते कैसे हैं? स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है। दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या मतलब है? जो कि ग्राम स्टेन को नहीं लेता है। जब भी बैक्टीरिया की स्टेनिंग होती है तो ये क्या होता है, यू बैक्टीरिया उसको इग्नोर कर देता है। जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डेट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? दे एडेड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। यू बैक्टीरिया का अगला काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको ऐड कर देना, ऐड करते हैं। दूसरा, ये पाए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ही यू बैक्टीरिया है, कुछ ही साइनोबैक्टीरिया है जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। अगला देखो आप, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और जिन सेल्स के थ्रू, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल आएगा इसका नॉस्टेक एनेबिना। ये भी आपके लास्ट ईयर प्राइमरी सुपर टैट का पूछा हुआ क्वेश्चन था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो इसमें आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? दो एग्जाम्पल हैं इसमें, नॉस्टेक और एनेबिना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को
ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में बदल देते हैं, अमोनिया को भी कन्वर्ट करते हैं, और जो भी एनर्जी इनकी रिलीज होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ होती है। अब हम बात करेंगे, अभी तक तो था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होंगे वो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एबिडेंट इन नेचर है, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, और द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये क्या है, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। तो दो चीज़ें पता चल गई आपको, एक तो ये एविडेंट इन नेचर है, दूसरा ये क्या है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है, तीसरा क्या है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। कैसे लाभदायक होते हैं देख लो भाई, कि ये हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से दही जमाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी दवाइयाँ बनाने के लिए भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, लेग्यूम्स की रूट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया तो हैं, हमें हेल्प तो करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए डैमेज हैं, हमारे लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी, दूसरे एनिमल्स के लिए भी ये पैथोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। लाइक क्या करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस को कॉज करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सिट्रस कैंकर डिजीज़ को कॉज करते हैं, और ये जो है डिजीज़ जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज की जाती हैं। ये मैं आपको एक पूरी लिस्ट दूंगी कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स में। तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना होगा, वहाँ पर आपको इसका एक PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें आपको हर एक ये जो है प्लांट है और एनिमल है, इनका साइंटिफिक नेम भी होगा, साथ साथ उनके डिजीज़ जो कॉज करते हैं वो भी होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, तब हमारा जाके ये किंगडम मोनेरा कंप्लीट होगा। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करते रहिए।